हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डीसी लोड लाइन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एसी लोड लाइन की। तो जब हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पर एसी सिग्नल को लगाते हैं तो ट्रांजिस्टर में प्रवाहित होने वाली करंट होती है, वो क्या है, डीसी बेस करंट होती है। तो इस ट्रांजिस्टर में एसी सिग्नल प्रयुक्त करने पर बेस करंट, कलेक्टर करंट और वोल्टेज में बहुत तेज़ी से, कलेक्टर वोल्टेज में क्या है, बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। तो इससे क्या होता है कि इसके साथ ही जो कलेक्टर सर्किट में प्रयुक्त कैपेसिटर रहता है C2, वह भी क्या है, एसी सिग्नल को अपने द्वारा पास कर देता है। अर्थात जो ये एसी पर है कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देता है और आउटपुट करंट रजिस्टेंस करंट R0 से भी प्रवाहित होने लगती है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा कलेक्टर एमीटर सर्किट रहता है, इसमें लोड का मान RE प्लस RC ना होकर क्या है, RDC हो जाता है। अर्थात जो हमारा इसका लोड है वो RE प्लस RC नहीं रहकर RDC हो जाता है। तो इस तरीके से एसी इनपुट सिग्नल प्रयोग करने पर जो परिवर्तित एसी रहती है वो रेजिस्टेंस पर नई लोड लाइन खींची जा सकती है और ये लोड लाइन एसी लोड लाइन हमारी कहलाती है। तो जैसा कि ये हमारा सर्किट है, इसमें क्या है, एक नई लोड लाइन खींची जा सकती है जिसे हम क्या कहते हैं, एसी लोड लाइन कहते हैं। ये हमारी पुरानी डीसी लोड लाइन है और ये क्या है, हमारा एसी सिग्नल आरोपित करने से क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया। पहले ये पॉइंट यहाँ पे रह रहा था, अब क्या है, ये शिफ्ट होके ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा एसी लोड लाइन के लिए फिगर है। तो इस तरीके से हमें क्या है, एसी लोड लाइन मिलती है। अगर हम बात करें कि एसी लोड लाइन को खींचने की, अर्थात किस तरीके से एसी लोड लाइन खींची जाती है, तो टू ड्रॉ एसी लोड लाइन, तो एसी लोड लाइन खींचने के लिए सर्किट में डीसी सप्लाई को क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है और सभी कंपोनेंट्स में को क्या है, जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि एसी सिग्नल के कारण जो कैपेसिटर C1 रहता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। अर्थात जो हमारा C1 रहता है ये किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। और जो एसी सिग्नल के कारण हमारा रेजिस्टेंस R1 और R2 है, ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट हैं। और एसी के कारण जो एमीटर की डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट है वह, अर्थात RE और RC, ये भी क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह हमारा काम करने लगता है, RE और RC। और कैपेसिटर के शॉर्ट सर्किट के कारण क्या है, RC और R0 पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। तो इस तरीके से जब ये ऐसा रहता है तो हमारा RAC इज इक्वल टू RC प्लस 1/R0 हो जाता है। इसे सॉल्व करते हैं, हमारा क्या आता है, RAC इक्वल टू RC इंटू R0। तो इस तरीके से हमारा कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का एसी पर ऑपरेशन रहता है। तो इस तरीके से जो एसी लोड लाइन रहती है, इसका स्लोप अगर हम निकालें तो tan थीटा इक्वल टू -1/RAC प्राप्त होता है। और जो एसी लोड लाइन रहती है, इसके क्यू पॉइंट से अवश्य, मतलब क्यू पॉइंट के ही पास होना चाहिए, क्योंकि क्यू पॉइंट क्या है, सर्किट की जीरो सिग्नल पोजीशन को जारी जानकारी देता है। अर्थात जो आउटपुट ऑब्जेक्शन रहते हैं, इन पर एक ऐसी लाइन खींचते हैं जिसका स्लोप क्या है, -1/RAC है और जो ऑपरेटिंग पॉइंट Q से भी क्या है, गुजरे। तो इसी को हम क्या है, सर्किट की एसी लोड लाइन कहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऐसे लाइन खींचते हैं जो कि -1/RAC जिसका स्लोप है। और ये हमारी एसी लोड लाइन है, ये डीसी लोड लाइन है। तो यहाँ पर ये हमें थीटा जो मिल रहा है वो पिछला ये मिल रहा था, ये वाला थीटा हमारा क्या हुआ,
-1/RAC का स्लोप होगा उसमें। तो ये मेरा AC लोड लाइन का फिगर था। अब बात करते हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष आउटपुट वोल्टेज का फेज रिवर्सिबल। तो इस तरीके से ये हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष आउटपुट वोल्टेज का फेज रिवर्सल है, अर्थात फेज रिवर्सल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो होता है इसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, अर्थात जो हमारा फेज डिफरेंस है वो कितना होता है 180 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं हम फेज रिवर्सल कहते हैं। तो हम अगर फिगर बी के हिसाब से देखें, पीछे जो फिगर था पहला और दूसरा, तो दूसरे फिगर के हिसाब से जो हमारा है BCC इक्वल टू IC इंटू RC अपॉन इक्वेशन दी हुई है। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जहाँ XC कैपेसिटर CE का कैपेसिटर रेजिस्टेंस है जो क्या है RE को पैरेलल में कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो BCC इक्वल टू BCC माइनस IC RC अपॉन RL माइनस RE पैरेलल XC। तो XC इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा 1/2 पाई FC। F क्या है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और इसका मात्रा क्या है हर्ट्ज, और CE क्या है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, इसका मात्रा क्या है फैराड। तो जो सिग्नल रहता है इसकी अनुपस्थिति अर्थात BI इक्वल टू 0 में F इक्वल टू 0 होता है, और केवल DC बाइसिंग के समय ही क्या है के समय XC इक्वल टू अनंत हो जाता है, अर्थात इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या रहता है जो CE रहता है ये हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो इस तरीके से जो CE रहता है वो हमारा क्या कर रहा है ओपन सर्किट की तरह कार्य कर रहा है। तो BI इक्वल टू 0 के लिए हम समीकरण 1 को लिखते हैं, तो जो इस तरीके से इस प्रकार आती है BC इक्वल टू इतना। तो इनपुट सिग्नल BI का प्रयोग करने पर क्या बेस करंट में परिवर्तन होता है, जिससे क्या IC में भी परिवर्तन आता है। लेकिन जो BCC है ये एक स्थिर राशि है। तो समीकरण 2 का हम अपकरण करते हैं, अपकरण करके हमें इस तरीके की समीकरण मिलती है। तो जो हमारी समीकरण आती है इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जानते हैं कि IC इक्वल टू क्या होता है IE होता है। तो IC IE के बराबर है, तो DIE इक्वल टू DIC IC। तो इस तरीके से जो हमारा DBC रहता है वो क्या होता है आउटपुट वोल्टेज के बराबर होता है, अर्थात B आउटपुट इक्वल टू इतना, और हमें इक्वेशन 6 मिल जाती है। इस तरीके से AC सिग्नल के लिए जो है यह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, अर्थात जो XC है वो 0 ओम के बराबर रहता है। तो समीकरण जो 4 है इसमें हम क्या करते हैं XC इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो हमें B आउटपुट कितना मिलता है, क्योंकि हम क्या करेंगे XC इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इस समीकरण को नेगेटिव से हम शो करते हैं कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में परस्पर क्या है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, अर्थात जो BI और B आउटपुट है ये क्या रिवर्सल होते हैं, और जो ये शो हो रहे हैं वो क्या है कॉमन एमीटर सर्किट के इनपुट सिग्नल BI को प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या है इनपुट में आउटपुट पर क्या विपरीत फेज सिग्नल B आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर की। तो ये हमारा ट्यून्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमारे लिए ये BCC सप्लाई दी हुई है। ये BCC सप्लाई दी हुई है, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये हमारा RE है, ये कॉमन एमीटर है, ये इनपुट है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हैं ये आउटपुट की है। तो इस एम्पलीफायर रहता है जो किसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसियों के एक नैरो बैंड अर्थात संकीर्ण बैंड को एम्पलीफाई करता है। तो इस तरीके का एम्पलीफायर क्या कहलाता है हमारा ट्यून्ड एम्पलीफायर कहलाता है।
तो जो फिगर 6 फिगर दिया हुआ है इसमें, ये हमारे ट्यून्ड एम्पलीफायर का फिगर है। इस सर्किट में हम लोड रेजिस्टेंस के अतिरिक्त कलेक्टर पर क्या है, पैरेलल ट्यून्ड सर्किट भी जोड़ देते हैं। इस ट्यून्ड सर्किट की जो इम्पीडेंस आती है वो निश्चित रूप से फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है, और यह एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी पर बहुत हाई स्पीड हाई इम्पीडेंस प्रदर्शित करता है, जबकि जो हमारी अन्य फ्रिक्वेंसी के लिए है इसका इम्पीडेंस का मान बहुत कम होता है। तो एम्पलीफायर पर प्रयोग किए जाने वाले सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो एलसी सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। तो एलसी सर्किट की इम्पीडेंस बहुत हाई होगी, जिससे क्या है, एम्पलीफिकेशन काफ़ी अधिक होगा। यदि ट्यून्ड एम्पलीफायर के इनपुट में कई फ्रिक्वेंसियाँ होंगी तो यह सर्किट निश्चित रूप से क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को सिलेक्ट करेगा और उसे एम्पलीफाई कर। तो इस तरीके से यह जो रहता है, यह इनपुट में उपस्थित क्या करता है, अन्य फ्रिक्वेंसी उसको क्रॉस केसिंग कर देता है। तो इस तरीके से यह एम्पलीफायर रेडियो रिसीवर में क्या है, बहुत यूजफुल होता है। तो यदि अगर हम ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट के लाभ की बात करें, तो जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट है इसका लाभ में हमारा आता है सबसे कम स्मॉल पावर लॉस, अर्थात इसे यूज करने से क्या है, पावर लॉस कम होगा। तो स्मॉल पावर लॉस, तो इस तरीके से जो एल और सी का उपयोग करने के लिए हम इसमें पावर लॉस जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो हम एल और सी का यूज कर रहे हैं, इससे क्या है, हमारा पावर लॉस न्यूनतम है। दूसरा, हाई सिलेक्टिविटी। तो जो ट्यून्ड एम्पलीफायर रहता है यह एक विशेष प्रकार के फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करने की क्षमता उसमें होती है। तीसरा है लो कलेक्टर सप्लाई। तो जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर रहता है इसमें कलेक्टर रिएक्टिव लोड होता है जो पैरेलल में लगा रहता है, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम होता है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या है, बहुत कम होता है। तो इस तरीके से जो कलेक्टर पर लो वोल्टेज वाली बैटरी लगाई जा सकती हैं। तो ये हमारा ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर था। अब बात करते हैं ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के यूजेस की, क्या क्या उपयोग है। तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी या संकीर्ण बैंड को सिलेक्ट करने में के लिए किया जाता है। ट्यून्ड सर्किट का उपयोग जो है वो रेडियो और टेलीविज़न सर्किट्स में किया जाता है, जहाँ पे क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर था। इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। क्या है, एक नई लोड लाइन खींची जा सकती है जिसे हम क्या कहते हैं, एसी लोड लाइन कहते हैं। ये हमारी पुरानी डीसी लोड लाइन है, और ये क्या है, हमारा एसी सिग्नल आरोपित करने से क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा शिफ्ट हो गया। पहले ये पॉइंट यहाँ पे रह रहा था, अब क्या है, ये शिफ्ट होके ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा एसी लोड लाइन के लिए फिगर है। तो इस तरीके से हमें क्या है, एसी लोड लाइन मिलती है। अगर हम बात करें कि एसी लोड लाइन को खींचने की, अर्थात किस तरीके से एसी लोड लाइन खींची जाती है, तो टू ड्रॉ एसी लोड लाइन, तो एसी लोड लाइन खींचने के लिए सर्किट में डीसी सप्लाई को क्या रिजेक्ट कर दिया जाता है, और सभी कंपोनेंट्स में को क्या है, जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि एसी सिग्नल के कारण जो कैपेसिटर C1 रहता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। अर्थात जो हमारा C1 रहता है ये किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। और जो एसी सिग्नल के कारण हमारा रेजिस्टेंस R1 और R2 है, ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। और एसी के कारण जो एमीटर की डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट है वह, अर्थात RE और RC, ये भी क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह हमारा काम
करने लगता है, RE और RC। और कैपेसिटर के शॉर्ट सर्किट के कारण क्या है, RC और R0 पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं। तो इस तरीके से जब ये ऐसा रहता है तो हमारा RAC इज इक्वल टू RC प्लस 1/R0 हो जाता है। इसे सॉल्व करते हैं, हमारा क्या आता है, RAC इज इक्वल टू RC इंटू R0। तो इस तरीके से हमारा कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का AC पर ऑपरेशन रहता है। तो इस तरीके से जो AC लोड लाइन रहती है इसका स्लोप अगर हम निकालें तो tan थीटा इजकल टू -1/RAC प्राप्त होता है। और जो AC लोड लाइन रहती है इसके Q पॉइंट से अवश्य मतलब Q पॉइंट के ही पास होना चाहिए, क्योंकि Q पॉइंट क्या है, सर्किट की जीरो सिग्नल पोजीशन को जारी जानकारी देता है। अर्थात जो आउटपुट अभिलक्षण रहते हैं इन पर एक ऐसी लाइन खींचते हैं जिसका स्लोप क्या है, -1/RAC है, और जो ऑपरेटिंग पॉइंट Q से भी क्या है, गुजरे। तो इसी को हम क्या है, सर्किट की AC लोड लाइन कहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आउटपुट अभिलक्षण के ऐसे लाइन खींचते हैं जो कि -1/RAC जिसका स्लोप है, और ये हमारी AC लोड लाइन है, ये DC लोड लाइन है। तो यहाँ पर ये हमें थीटा जो मिल रहा है वो पिछला ये मिल रहा था, ये वाला थीटा हमारा क्या होगा, -1/RAC का स्लोप होगा उसमें। तो ये मेरा AC लोड लाइन का फिगर था। अब बात करते हैं कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष आउटपुट वोल्टेज का फेज रिवर्सिबल। तो इस तरीके से ये हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में इनपुट वोल्टेज के सापेक्ष आउटपुट वोल्टेज का फेज रिवर्सल है, अर्थात फेज रिवर्सल ऑफ द आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो होता है इसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, अर्थात जो हमारा फेज डिफरेंस है वो कितना होता है, 180 डिग्री, जिसे क्या कहते हैं हम, फेज रिवर्सल कहते हैं। तो हम अगर फिगर बी के हिसाब से देखें, पीछे जो फिगर था पहला और दूसरा, तो दूसरे फिगर के हिसाब से जो हमारा है BCC इजकल टू IC इंटू RC अपॉन इक्वेशन दी हुई है। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जहाँ XC कैपेसिटर CE का कैपेसिटर रेजिस्टेंस है जो क्या है, RE को पैरेलल में कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो BCC इजकल टू BCC माइनस IC RC अपॉन RL माइनस RE पैरेलल XC। तो XC इजकल टू कितना आ जाता है हमारा, 1/2πfc। F क्या है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और इसका मात्रक क्या है, हर्ट्ज। और CE क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, इसका मात्रक क्या है, फैराड। तो जो सिग्नल रहता है इसकी अनुपस्थिति अर्थात BI इजकल टू 0 में F इजकल टू 0 होता है, और केवल DC बाइसिंग के समय ही क्या है, के समय XC इजकल टू अनंत हो जाता है, अर्थात इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या रहता है, जो CE रहता है ये हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो इस तरीके से जो CE रहता है वो हमारा क्या कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह कार्य कर रहा है। तो BI इजकल टू 0 के लिए हम समीकरण 1 को लिखते हैं, तो जो इस तरीके से इस प्रकार आती है, BC इजकल टू इतना। तो इनपुट सिग्नल BI का प्रयोग करने पर क्या बेस करंट में परिवर्तन होता है, जिससे क्या IC में भी परिवर्तन आता है। लेकिन जो BCC है ये एक स्थिर राशि है। तो समीकरण 2 का हम अपकलन करते हैं, अपकलन करके हमें इस तरीके की समीकरण मिलती है। तो जो हमारी समीकरण आती है, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, जानते हैं कि IC इजकल टू क्या होता है, IE होता है। तो IC IE के बराबर है, तो DIE इजकल टू DIC IC। तो इस तरीके से जो हमारा DBC रहता है वो क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज के बराबर हो जाता है, अर्थात
बी आउटपुट इक्वल टू इतना, और हमें इक्वेशन 6 मिल जाती है। इस तरीके से एसी सिग्नल के लिए जो है यह शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, अर्थात जो XC है वो 0 ओम के बराबर रहता है। तो समीकरण जो 4 है इसमें हम क्या करते हैं, XC इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो हमें बी आउटपुट कितना मिलता है, क्योंकि हम क्या करेंगे XC इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इस समीकरण को नेगेटिव से हम शो करते हैं कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में परस्पर क्या है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस, अर्थात जो BI और B आउटपुट है ये क्या रिवर्सल होते हैं, और जो ये शो हो रहे हैं वो क्या है, कॉमन एमिटर सर्किट के इनपुट सिग्नल BI को प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या है, इनपुट में आउटपुट पर क्या विपरीत फेज सिग्नल B आउटपुट प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर की। तो ये हमारा ट्यून्ड एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें हमारे लिए ये BCC सप्लाई दी हुई है। ये BCC सप्लाई दी हुई है। ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये हमारा RE है, ये कॉमन एमीटर है, ये इनपुट है। इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, ये आउटपुट की है। तो इस जो एम्पलीफायर रहता है जो किसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसियों के एक नैरो बैंड अर्थात संकीर्ण बैंड को एम्पलीफाई करता है। तो इस तरीके का एम्पलीफायर क्या कहलाता है, हमारा ट्यून्ड एम्पलीफायर कहलाता है। तो जो फिगर 6 फिगर दिया हुआ है इसमें, ये हमारे ट्यून्ड एम्पलीफायर का फिगर है। इस सर्किट में हम लोड रेजिस्टेंस के अतिरिक्त कलेक्टर पर क्या है, पैरेलल ट्यून्ड सर्किट भी जोड़ देते हैं। इस ट्यून्ड सर्किट की जो इम्पीडेंस आती है वह निश्चित रूप से फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है, और यह एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी पर बहुत हाई स्पीड हाई इम्पीडेंस प्रदर्शित करता है, जबकि जो हमारी अन्य फ्रिक्वेंसी के लिए है इसका इम्पीडेंस का मान बहुत कम होता है। तो एम्पलीफायर पर प्रयोग किए जाने वाले सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो LC सर्किट की रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। तो LC सर्किट की इम्पीडेंस बहुत हाई होगी, जिससे क्या है, एम्पलीफिकेशन काफ़ी अधिक होगा। यदि ट्यून्ड एम्पलीफायर के इनपुट में कई फ्रिक्वेंसियाँ होंगी तो यह सर्किट निश्चित रूप से क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को सिलेक्ट करेगा और उसे एम्पलीफाई कर। तो इस तरीके से यह जो रहता है, यह इनपुट में उपस्थित क्या करता है, अन्य फ्रिक्वेंसी उसको क्रॉस केसिंग कर देता है। तो इस तरीके से यह एम्पलीफायर रेडियो रिसीवर में क्या है, बहुत यूजफुल होता है। तो यदि अगर हम ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट के लाभ की बात करें, तो जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट है इसका लाभ में हमारा आता है सबसे कम स्मॉल पावर लॉस, अर्थात इसे यूज करने से क्या है, पावर लॉस कम होगा। तो स्मॉल पावर लॉस। तो इस तरीके से जो L और C का उपयोग करने के लिए हम इसमें पावर लॉस जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो हम L और C का यूज कर रहे हैं, इससे क्या हमारा पावर लॉस न्यूनतम है। दूसरा, हाई सिलेक्टिविटी। तो जो ट्यून्ड एम्पलीफायर रहता है, यह एक विशेष प्रकार के फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करके उसे एम्पलीफाई करने की क्षमता इसमें होती है। तीसरा है लो कलेक्टर सप्लाई। तो जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर रहता है इसमें कलेक्टर रिएक्टिव लोड होता है जो पैरेलल में लगा रहता है, और इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम होता है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी क्या है, बहुत कम होता है। तो इस तरीके से जो कलेक्टर पर लो वोल्टेज वाली बैटरी लगाई जा सकती हैं। तो ये हमारा ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर था। अब बात करते हैं ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर के यूजेस की, क्या क्या उपयोग हैं। तो ट्यून्ड
एम्पलीफायर का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी या संकीर्ण बैंड को सिलेक्ट करने में के लिए किया जाता है। ट्यून्ड सर्किट का उपयोग जो है वो रेडियो और टेलीविज़न सर्किट्स में किया जाता है, जहाँ पे क्या है रेडियो फ्रिक्वेंसी का एम्पलीफिकेशन किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर था। इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं।